ये देख लिया कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, किस किस सीक्वेंस में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं। अब हम इस सेक्शन में ये देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स और वो ऑर्गन्स मिल के रेस्पिरेशन को परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो मैकेनिज्म में जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, एक तो डायफ्राम है और हमारे पास दूसरी चीज़ है इंटरकोस्टल मसल्स। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन है लंग्स की और एक्सपेंशन है वो इसी डायफ्राम और इन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू जो है वो अचीव की जाती है। हमारे लंग्स के पास अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही एयर का प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करा सके। तो ये वाली जो एबिलिटी है टू पुश एयर आउट एंड टू गेट एयर इन, ये हमारे डायफ्राम एक स्ट्रक्चर है और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स मिलके कर रहे होते हैं। अब डायफ्राम क्या है? डायफ्राम इज अ लार्ज डम ऑफ स्केलेटल मसल दैट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब क्या है? स्केलेटल मसल्स हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसने पूरे आपके लंग्स को जो है वो मूव करना होता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उनको एक्सपैंड कराना होता है, तो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। और ये क्या है? एक सेपरेशन है बिटवीन योर थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी यानी आपके लंग्स और जो ऊपर वाले जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में आते हैं, और इसके बाद डायफ्राम आता है, और डायफ्राम के नीचे आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी में ज़्यादातर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और आपका लिवर वगैरह वो सारे आपके एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास इसी काम के लिए हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स के दो सेट्स होते हैं, और वो मौजूद कहाँ पे होते हैं कि बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स। उनको हम ये ऐसे कहते हैं कि वी हैव एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो मसल फाइबर हैं दे रन डायगोनली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन टू सेट्स ऑफ मसल्स। कि मसल फाइबर्स जो हैं वो डायगोनली रन कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इन टू सेट्स ऑफ मसल्स जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और ये हमारे जो टू पेयर्स ऑफ रिब्स हैं नीचे एंड वाली उनके साथ में प्रेजेंट होते हैं हर एक के। अब मैकेनिज्म की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। तो एक मैकेनिज्म में पहली चीज़ आती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी ऐसे करते हैं, तो इस टाइम पे क्या हुआ है कि एयर जो है वो आपने इनहेल की है, यानी आपके अंदर की है। अंदर होने के साथ साथ प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो क्या है कि आपका जो रिब केज है वो अप और आउटवर्ड मूव करता है। यानी एक तो वो थोड़ी पोजीशन उसकी अप होती है जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, और इट मूव्स आउटवर्ड यानी थोड़ा सा आपका जो स्टर्नम है, जो आपकी चेस्ट कैविटी है, थोड़ी फैल जाती है। फिर ये होता है कि इस टाइम पे ये होता कैसे है, आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इट मूव्स डाउन, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और आपका डायफ्राम नीचे को मूव कर रहा है, नीचे मूव करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है। इस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो आपका प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है, और रिडक्शन की वजह से, प्रेशर रिडक्शन की वजह से एयर अंदर मूव कर जाती है क्योंकि उसके लिए जगह बन गई है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन परफॉर्म होती है। फिर दूसरी बारी आ जाती है एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन यानी आपने एक दफ़ा सांस अंदर खींच लिया, अब आप उसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके। तो ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है दैट इज एक्सपिरेशन। अब एक्सपिरेशन में क्या हो रहा होता है कि जो एयर है वो आपके अंदर से बाहर मूव कर रही है, इस तरह से कि आपका जो रिब केज है इट मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, यानी वो नीचे को मूव किया थोड़ा सा और साथ ही उसको वो श्रिंक हो गया थोड़ा। उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है और मूव अप करता है। क्यों? एक तो वो रिलैक्स होगा, ढीला हुआ, और उसने ऊपर को मूव किया, उसकी वजह से आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसमें स्पेस कम हो जाएगी। उस कम की वजह होने की वजह से जो आपके लंग्स पहले एक्सपैंड हुए हुए थे उन पे प्रेशर बिल्ड हो गया, यानी वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। जब लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेंगे, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर को बाहर पुश कर देंगे। तो इस तरह से जो ये पूरा मैकेनिज्म है सांस अंदर खींचने का और बाहर निकलने का, ये आपके डायफ्राम और आपके इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू हो रहा होता है। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं आपके, वो आपके रिबकेज को मूव कर रहे होते हैं, जबकि डायफ्राम जो है वो डायरेक्टली आपके लंग पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है या उसको रिड्यूस कर रहा होता है। अब जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे लंग्स की एक ख़ास कैपेसिटी है जिसमें वो एयर को
इनहेल कर सकता है या ओवरऑल कंटेन कर सकता है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अंदर। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम। अब डिफरेंट होते हैं कि किस टाइम पे आपने इनहेल किया हुआ है, एक्सहेल किया हुआ है और आपने कितनी देर स्टोर किया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अंदर आ जाते हैं। अब जिस टाइम पे आप एयर इनहेल कर रहे हैं वो जो वॉल्यूम है एयर का उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और आपका जो एवरेज टाइडल वॉल्यूम होता है, यानी आप एक दफ़ा जब इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर खींचते हैं, तो दैट इज़ 500 ml। फिर दूसरी जो चीज़ आती है वो एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब वो क्या है? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड अबव द टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ डीप ब्रेथ। यानी कि जब आप गहरा सांस भरते हैं, कई दफ़ा बैठे बैठे आप बहुत ज़्यादा एयर का वॉल्यूम अपने अंदर खींचते हैं और वो जो है वो उस 500 ml से एक्सीड कर जाता है काफ़ी, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम बहुत डीप एक सांस लें तो उसमें ये वॉल्यूम जो है 3000 ml तक भी जा सकता है। यानी इमेजिन करें 500 ml यानी हाफ अ लीटर आपने नॉर्मली ब्रीथ करना है। जब आप बहुत गहरी सांस लेते हैं तो इट गिव्स 3000 ml तक भी आपके अंदर लंग्स में जा सकता है। आपकी लंग्स की जो ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ 6000 ml। ये दोनों के 3000 एक साइड पे और 3000 एक साइड पे, तो ओवरऑल आप मैक्सिमम जो एयर कंटेन कर सकते हैं दैट इज़ 6000 ml इन योर लंग्स। अब आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्ट्रक्चर से कंट्रोल तो हो रही है, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स को जो मैसेजेस सेंड हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? ऑब्वियसली वो आपके ब्रेन की तरफ से आते हैं। आपके ब्रेन में एक ख़ास किस्म का सेंटर है, एक ख़ास किस्म का रीजन है जो कि मेडुला के पास होता है, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग सेंटर। अब जो आपके ब्रीदिंग सेंटर की वेंट्रल साइड है वो क्या करती है? वो इट इंक्रीजेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। यानी कि जब आपको ज़रूरत पेश आती है, बॉडी को ऐसे फील होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप एक गहरा सांस जब लेते हैं तो दैट इंक्रीजेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। तो तब आपके ब्रीदिंग सेंटर की वेंट्रल साइड जो है वो एक्टिव होती है और इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर। और जो नॉर्मल सांस लेने में भी जो आप इंस्पिरेशन जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो सिग्नल जो है आपका आता है इस वेंट्रल साइड से या फिर इंस्पिरेटरी सेंटर से। अब डोर्सल और लेटरल पोर्शंस जो हैं आपके ब्रीदिंग सेंटर के वो इनहिबिट करते हैं इंस्पिरेशन को और स्टिमुलेट कर रहे होते हैं एक्सपिरेशन को। तो इसलिए हम इस वाले सेंटर को क्या कह रहे होते हैं? एक्सपिरेटरी सेंटर। तो इस तरह से ये इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर जो हैं ये मिल के आपकी ब्रीदिंग का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं।